नमस्कार, स्वागत है आपका बंसल न्यूज की खास पेशकश आयुष्मान में और मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं पेरिफेरल न्यूरोपैथी के बारे में और आसान शब्दों में अगर आपको हम समझाएं तो वो समस्या होती है जिसमें हाथ पैरों की नसों में परेशानी आती है। हाथ पैर में सूनापन होता है, झंझनाहट होने लगती है, सही तापमान का आभास आपको हाथ पैर से नहीं होता है या हाथ पैर का कमजोर होना भी इसका एक लक्षण है। ये सब बीमारी के लक्षण के तौर पर गिने जाते हैं और अगर आप भी ऐसी किसी समस्या से जूझ रहे हैं तो हमारे नंबर लगातार आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। आप अब कॉल कर सकते हैं और सीधे अपना सवाल पूछ सकते हैं डॉक्टर पंकज सिंह से। सर, हम चर्चा करेंगे विस्तार से इस बारे में। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे इस बीमारी के बारे में, पेरिफेरल न्यूरोपैथी क्या होता है और क्या स्टेजेस इस बीमारी में होते हैं? जी, सो पेरिफेरल न्यूरोपैथी अभी आपने मेरा काम थोड़ा आसान किया पहले ही बताकर। तो पेरिफेरल न्यूरोपैथी मतलब वो नसें जो हमारे दरअसल नसें हमारे ब्रेन से लेके हमारे हाथों और पैरों के अंत हिस्सों तक जाती हैं। तो वो नसें जो कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को छोड़ दी जाएं और स्पाइनल कॉर्ड से निकलती हैं और हमारे हाथों और पैरों तक पहुंचती हैं, उनको हम पेरिफेरल नर्व्स बोलते हैं। और अगर किसी कारणवश इनमें दिक्कत आ रही है, ये काम नहीं कर पा रही हैं, तो इनसे कुछ लक्षण होते हैं जिसमें हाथों पैरों में झंझनाहट होना, हाथों पैरों की कमज़ोरी, उनका सूखापन होना, ये सारे उसके सिम्टम्स होते हैं। तो पेरिफेरल न्यूरोपैथी या परिधीय जो तंत्रिका है उसकी इन्वॉल्वमेंट को हम पेरिफेरल न्यूरोपैथी बोलते हैं। और ये बहुत कॉमन कंडीशन है, स्पेशली डायबिटीज़ के पेशेंट्स इससे सफ़र करते हैं। और हमको चाहिए कि हम इसके बारे में डिस्कस करें, इसको पहचानें और इसका इलाज जल्दी से कराएं। क्या पेरिफेरल न्यूरोपैथी कैसी बीमारी है जो सिर्फ हमारे हाथ पैरों को नुकसान पहुंचाती है या शरीर के किसी और अंग में भी इसका असर देखने को मिलता है? जी, सो पेरिफेरल न्यूरोपैथी में हमारे हाथ पैर तो सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट होते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी जो सबसे लंबी नसें हैं वो पैरों तक पहुंचती हैं। तो ज़्यादातर पेरिफेरल न्यूरोपैथीज़ की जो लक्षण होते हैं वो पैरों तक होते हैं, क्योंकि सबसे लंबी नसें वही हैं, सबसे दूर तक वही करंट लेके जा रही हैं। तो सबसे पहले लोगों को जो दिक्कत होती है कि हाथों और पैरों में झंझनाहट होना, स्पेशली हमारे पैरों की उंगलियों में, और फिर वो धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते हमारी एड़ियों तक आता है और फिर धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते हमारे घुटनों तक होती है और फिर घुटनों के बाद हमारे हाथों में भी झंझनाहट का आभास होने लगता है, तकलीफ होने लगती है। तो इस तरीके से पेरिफेरल न्यूरोपैथी बढ़ती है मैक्सिमम केसेस में। कभी कभी इसके अलावा दूसरी तरीके से भी होती है, लेकिन ये मोस्ट कॉमन तरीका है। हाथों और पैरों के अलावा हमारे पास एक और टाइप की नर्व्स होती हैं जो कि हमारे स्टमक को, जैसे पेट को, आंतों को मूवमेंट कराती हैं, उसमें खाने को एक जगह से दूसरी जगह ले जाती हैं। कुछ नर्व्स होती हैं जो हमारे ग्रंथियों को सप्लाई करती हैं। तो अगर हमारी पेरिफेरल न्यूरोपैथी के साथ साथ इन न्यूरोपैथी के भी सिम्टम्स होते हैं तो हम उसको ऑटोनोमिक न्यूरोपैथी बोलते हैं। तो पेरिफेरल न्यूरोपैथी का एक टाइप है ऑटोनोमिक न्यूरोपैथी, जिसके अंदर भी कुछ लक्षण होते हैं, जैसे खाना खाने के बाद हमको लगता है कि नहीं, पेट ज़्यादा भर गया है। थोड़ा सा ही खाना खाने के बाद हमको अचानक पसीने आने लगते हैं। आप पंखे के नीचे एसी में बैठे हैं, पसीने आने लगते हैं। तो इस तरीके से ऑटोनोमिक न्यूरोपैथी और पेरिफेरल न्यूरोपैथी लगभग एक जैसी चीज़ें हैं जो कि हमारे पूरे शरीर को इन्वॉल्व कर सकती हैं, ना कि सिर्फ हाथों और पैरों को। डॉक्टर पंकज, जिस तरह के लक्षण आपने इस बीच जिक्र में लाए हैं, तमाम ऐसे लक्षण जब बॉडी में दिखने लगते हैं तो कई बार जिस पेशेंट को ये बीमारी नहीं होती है, आमतौर पर ये सोचते हैं कि शायद उम्र ज़्यादा होने की वजह से इस तरह की परेशानियां लोगों को फेस करनी पड़े। क्या हम माने कि ये सिर्फ उम्र एक फैक्टर हो सकता है या फिर किसी और व्यक्ति को भी ये बीमारी हो सकती है? जी, ये जो बीमारी है उम्र की वजह से नहीं है। अगर किसी को कोई आज तक मेडिकल कंडीशन जैसे डायबिटीज़ नहीं है, ब्लड प्रेशर नहीं है, कोई खाना पीना ठीक ठाक है, तो पूरी ज़िंदगी बीत जाती है, उसको कोई पेरिफेरल न्यूरोपैथी नहीं होती, कोई भी झंझनाहट, सूनापन ऐसे लक्षण नहीं होते। तो पेरिफेरल न्यूरोपैथी एज रिलेटेड कंडीशन नहीं है, उम्र के साथ आने वाली कंडीशन नहीं है। ये एक कंडीशन है जो यूजुअली सेकेंडरी होती है, मतलब किसी और कारणवश होती है, और वो कारण में सबसे जो कॉमन कारण है वो है डायबिटीज़। तो आजकल डायबिटीज़ एक एपिडेमिक या पैंडेमिक जैसा बना हुआ है, जो कि मोस्ट कॉमन कारण है पेरिफेरल न्यूरोपैथी का, जिसके लक्षण हम डिस्कस कर चुके हैं। पहले पैरों में झंझनाहट, सूनापन, दर्द होना, पैरों का पतला पड़ना, और फिर धीरे धीरे हाथों में भी आना। एडवांस्ड न्यूरोपैथी में ऐसा भी होता है कि आपको पैरों में कुछ चोट लग गई, आपको पता ही नहीं चल रहा है। वैसे ही बाद में धीरे धीरे हाथों में भी आने लगता है, हाथों की कमज़ोरी, हाथ सूखे पड़ना, आपके ग्रिप नहीं बनना, और फिर धीरे धीरे दूसरे ऑटोनोमिक सिम्टम्स भी होना, जैसे आंतों के साथ प्रॉब्लम, पेट के साथ प्रॉब्लम,
और अचानक खड़े हुए तो चक्कर आ जाना, बेहोशी जैसा लगना, ये सब ऑटोनोमिक न्यूरोपैथी। तो इसमें मोटर भी फिनोमिनन होता है जिसमें कमज़ोरी, सेंसरी फिनोमिनन होता है जिसमें दर्द और सूनापन, और फिर ऑटोनोमिक सिम्टम्स होते हैं जो कि आपके कंट्रोल में रहते हैं, वो कभी भी होते हैं। तो जो आपका सवाल एक बार फिर से दोहराएंगी? बिल्कुल, मेरा सवाल ये था कि क्या ऐसा माना जाए कि सिर्फ जो एज्ड हैं बिल्कुल। उन लोगों को ये बीमारी हो सकती हाँ, है? तो अगर किसी पेशेंट को 30 साल में डायबिटीज़ हो जाए, तो फिर उसको ये सारे सिम्टम्स 40 साल तक आने लगेंगे। तो ये डिपेंड करता है कि आपकी डायबिटीज़ कितनी अच्छी कंट्रोल्ड है। अगर आपका खाना पीना अच्छा नहीं है तो उसमें कई सारे विटामिन की डेफिशिएंसीज़ की वजह से लोगों को न्यूरोपैथीज़ हो जाती हैं। कई सारी मेडिकल कंडीशन जैसे ऑटो इम्यून कंडीशंस हैं, जैसे सिस्टमिक लूपस एरिथेमेटोसिस, SLE, रूमेटॉइड अर्थराइटिस, जो कि यंग लोगों में भी होती है। इसके साथ भी हमें न्यूरोपैथी होती है। किडनी डिसऑर्डर्स हैं जो कि यंग एज में हो जाते हैं। तो कोई इन्फेक्शंस हैं जो कि अगर आपको यंग एज में हो जा रहे हैं, तो ये प्रॉब्लम एज से नहीं, जब ये प्रॉब्लम आपके साथ और कौन सी मेडिकल कंडीशन आप सफ़र कर रहे हैं उसकी वजह से, और वो डिफ़ाइन करते हैं कि आपकी सिम्टम्स कब शुरू होंगे। बिल्कुल, यानी कि मूल बीमारी हम मान सकते हैं कि डायबिटीज़ है इसकी, और आगे जाकर ये जो लक्षण होते हैं वो आगे ज़्यादा प्रभावशाली हो जाते हैं। अगर डॉक्टर इन लक्षणों की बात की जाए तो क्या एकदम से ये शरीर में दिखने लगते हैं या धीरे-धीरे चलकर ये बीमारी और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है? जी, सो मूल बीमारी या सबसे कॉमन बीमारी डायबिटीज़ है, लेकिन इसके अलावा भी जो मैंने बताया काफ़ी सारी मेडिकल कंडीशंस हैं, और ये प्रॉब्लम हमेशा धीरे धीरे शुरू होती है। अगर आपको अचानक एक दिन किसी दिन आपको झंझनाहट शुरू होने लग गई, तो इसको पेरिफेरल न्यूरोपैथी करके नहीं लेना है। इसको हमें ये कुछ इमरजेंसी मेडिकल कंडीशंस भी हो सकती हैं। तो अगर कल तक कोई प्रॉब्लम नहीं थी और आज झंझनाहट होने लग गई और फिर कल परसों में वो इतनी बढ़ गई कि अब आपको तकलीफ होने लग गई, उठने में दिक्कत होने लगी, तुरंत हॉस्पिटल जाइए। पेरिफेरल न्यूरोपैथी का ये एक एडवांस रूप है जो कि बहुत तेज़ी से प्रोग्रेस हो रहा है। तो ये इनफैक्ट एक रेड फ्लैग है या डेंजरस साइन है। इसको ज़्यादातर ऐसी कंडीशंस जिसको हम GBS करके कहते हैं वो होती है, तो वो भी एक पेरिफेरल न्यूरोपैथी है, लेकिन वो उसका डेंजरस फॉर्म है जो कि जल्दी जल्दी आ रहा है। धीरे धीरे 5-6 दिन में कई लोगों को उठने बैठने में दिक्कत हो जाती है। तो यूजुअली पेरिफेरल न्यूरोपैथी एक स्लो ग्रोइंग कंडीशन है, घबराने की बात नहीं है। अगर आप कुछ दिन उसको ऑब्जर्व करने के बाद कुछ ठीक नहीं हो रहा है, ये धीरे धीरे बढ़ रही है, स्पेशली लोगों को ये रात में होती है, आप डॉक्टर के पास समय में भी जा सकते हैं। लेकिन अगर ऐसी कंडीशन अचानक शुरू हो रही है तो फिर आप तुरंत डॉक्टर के पास जाइए। बिल्कुल, आपने जो लक्षण सर बताए जिस तरह से पेरिफेरल न्यूरोपैथी हाथों और पैरों पर असर डालती है, क्या कभी ऐसी कंडीशन फेस करनी पड़ती है पेशेंट को कि हाथ में असर हो या पैर में इसका असर ना देखने को मिले और सिलसिलेवार ये बीमारी आगे जाकर और ज़्यादा घातक होती जाए? साथ ही ये बात भी जानना चाहेंगे कि अगर लापरवाही इसी तरह से लोग बरतते रहते हैं तो आगे जाकर किस तरह की कंडीशन फेस करनी पड़ेगी? जी, सो पेरिफेरल न्यूरोपैथी, मैडम, आप जैसे बोल रही हैं कि सिर्फ हाथ में हो और पैरों में ना हो तो लोगों को आइडेंटिफाई करने में डिफ़िकल्टी हो। ये बहुत कॉमन है कि लोगों को पहले हाथ में सिम्टम्स शुरू हुए, पैरों में नहीं। तो फिर ये पेरिफेरल न्यूरोपैथी के कुछ बहुत ही लिमिटेड टाइप की पेरिफेरल न्यूरोपैथीज़ होती हैं जो बहुत अनकॉमन है, बहुत रेयरली देखने को मिलती है, जो हाथ से पहले प्रेजेंट करती हैं। लेकिन अगर आपको स्पाइनल कॉर्ड की प्रॉब्लम है, अगर आपको ब्रेन की कुछ प्रॉब्लम्स हैं, तो वो पहले हाथ में पेरिफेरल न्यूरोपैथी के लक्षण के साथ आती हैं, जिसमें हाथों में झंझनाहट, सूनापन, आप कुछ कप उठा रहे हैं, गरम कप उठा लिया, आपको पता ही ना चला, बाद में देख रहे हो कि हाथ जल गया, और हाथ में ग्रिप बनना कमज़ोर हो गया, हाथ सूखे पड़ने लग गए। तो ये पेरिफेरल न्यूरोपैथी के रेयर टाइप्स हैं। इसको पेरिफेरल न्यूरोपैथी मत समझे। अगर आपको लग रहा है आपके हाथ में पहले सिम्टम्स डेवलप हुए हैं, आप डायबिटीज़ है, आपको अगर डायबिटीज़ है और आपके पैरों में ना शुरू हो के हाथ में सिम्टम्स शुरू हुए, तो डॉक्टर के पास जाएं, हम उसको इवैल्यूएट करेंगे कि ये पेरिफेरल न्यूरोपैथी है कि नहीं। अपने मन से आप दवाई ना लें पेरिफेरल न्यूरोपैथी या झंझनाहट कम करने के लिए मेडिकल स्टोर से। हाथों में अगर शुरू हो रही है तो आप अपने डॉक्टर्स के पास जाएं। चलिए, इस बीच कॉलर्स भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ सबसे पहले मालती जी हैं, दमोह से जुड़ रहे हैं। मालती जी, अपने सवाल पूछिए डॉक्टर से। नमस्कार मालती जी, बताएं, मैं सुन रहा हूँ। हाँ, हेलो सर। बोलिए। हेलो मालती जी, हेलो अपने सवाल पूछिए। सर, मेरे हाथ के जो पंजे ना, इनमें झिंझनी आती है दोनों में। हाँ, हेलो जी जी, मैं सुन रहा हूँ। हेलो हाँ सर। हाँ, बताइए कब से आ रही है, क्या करने पे बढ़ती है, क्या हाँ, करने पे मेरे कम होती है? हाथ के पंजे ना, उनमें झिंझनी आती है दोनों पंजे में। जी, कब से हो रही है ये प्रॉब्लम हाँ, आपको? तो उसके लिए कुछ बतलाइए। कब से हो रही है ये प्रॉब्लम सर, ये आपको? 2-3 साल हो गए उसमें।
हाँ हाँ अभी डॉक्टर को दिखाई थी, उन्होंने पट्टे दिए हैं बांधने, तो रात में वो ये हाथों के पंजों में झुंझुनी 2-3 साल हो गया। ठीक है। तो मैं इसका जवाब देता हूँ। आपको आपको शुगर या थायराइड है? और इससे कुछ रात में आराम हो जाता है। शुगर या थायराइड है आपको? हाँ जी हाँ, शुगर है। ठीक है। देखिए क्या है, जो यंग फीमेल्स होती हैं, स्पेशली अगर उनको थायराइड है या रोमेटॉइड अर्थराइटिस है या ऐसी कोई मिलती जुलती बीमारियां हैं जिसमें हम लोगों को हाथों में झुंझुनाहट होना, ये एक जो मोस्ट कॉमन प्रेजेंटेशन होती है वो है, मोस्ट कॉमन मेडिकल कंडीशन जो हाथों को इन्वॉल्व करती है वो है कार्पल टनल सिंड्रोम। तो अगर हम पेरिफेरल न्यूरोपैथी के टाइप्स देखें कि कितने टाइप्स होते हैं, उसके प्रकार कैसे होते हैं, तो सबसे पहले आता है पॉलीन्यूरोपैथी, मतलब हमारे हाथों पैरों की कई नसें एक एक करके इन्वॉल्व होते जा, एक एक करके नहीं, एक साथ इन्वॉल्व होते चले जा रही है। जैसे दोनों पैरों में एक साथ लक्षण शुरू हुए, वो बढ़ते 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 फिर दोनों हाथों में होने लगे, तो ये उसको हम बोलते हैं पॉलीन्यूरोपैथी। दूसरी जो हम न्यूरोपैथी बोलते हैं वो होती है मोनोन्यूरोपैथी, मतलब एक नस एक जगह कहीं इन्वॉल्व हो गई, उसमें प्रॉब्लम हो गई और बाकी नसों में नहीं है। कुछ दिन बाद आपने देखा कि यही बढ़ती जा रही है, यही झंझनाहट होती जा रही है और धीरे धीरे इसी में कमज़ोरी आ रही है। तो ये हो गया मोनोन्यूरोपैथी, मतलब एक नस की दबाव के, एक नस के प्रॉब्लम की वजह से दिक्कत हो रही है। ये ज़्यादातर दबाव की वजह से होती है। अच्छा, एक और प्रॉब्लम होती है जिसको बोलते हैं मोनोन्यूराइटिस मल्टीप्लेक्स, जिसमें एक नस यहाँ पे इन्वॉल्व हुई, दूसरी नस आपके चेहरे पे इन्वॉल्व हुई, तीसरी नस आपके पैर में इन्वॉल्व हुई। तो एक एक करके कई जगह बॉडी पे अगर नसें इन्वॉल्व होती जा रही हैं तो हम उसको बोलते हैं मोनोन्यूराइटिस मल्टीप्लेक्स। तो इस तरीके से हम न्यूरोपैथी को 3 भागों में डिवाइड करते हैं। अब जो मैडम ने अभी जो मेरे से सवाल पूछे उसमें उन्होंने बोला दोनों हाथों में झंझनाहट हो रही है। तो अगर लेडीज़ का वजन, इनका अगर वजन तेज़ी से जल्दी बढ़ा है, जैसे डायबिटीज़ में हो सकता है, शुगर में हो सकता है, और कुछ वात की प्रॉब्लम्स या घुटनों की प्रॉब्लम्स, आर्थराइटिस की प्रॉब्लम्स में होता है, तो उसमें हमारी एक नस जिसको मीडियन नर्व बोलते हैं वो हाथों में दबने लगती है और जो लगभग 3.5 से 4 उंगलियों के में झंझनाहट के सिम्टम्स देती हैं। वो ज़्यादातर रात में या कोई काम करने पे, जैसे कपड़ा निचोड़ने पे, हमको हाथों में झंझनाहट, सूनापन होता है। तो ये मोस्ट कॉमन आपका कारण है कार्पल टनल सिंड्रोम इसको बोलते हैं, जिसमें मीडियन न्यूरोपैथी का दबाव होता है। लेकिन मैं चाहूँगा कि आप अपने डॉक्टर से मिलें, अपने न्यूरोलॉजिस्ट से मिलें और इसको कंफर्म करें। वो कुछ एग्जामिनेशन करेगा और फिर कुछ झंझनाहट कम करने की दवाई, कुछ एक्सरसाइजेस बताएगा और हो सकता है कुछ फिजियोथेरेपिस्ट आपको पट्टे बांधने के लिए देंगे, जो शायद आपको ऑलरेडी मिल चुका है। यही इसका इलाज है। बिल्कुल, यानी कि डॉक्टर से कंसल्ट करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है इस बिल्कुल। बीच। एक और कॉलर नीता हमारे साथ फ़ोन लाइन पर जुड़ रही हैं, भोपाल से हैं। जी नीता, अपना सवाल पूछिए। बताइए जी, नीता। नमस्ते सर। नमस्ते। सर मुझे देखिए, मेरी सिस्टर है, उनको तो पूरे शरीर में ही झंझनाहट हो रही है अभी 2-3 दिन से। देखिए, पूरे शरीर में झंझनाहट होना एक नॉन स्पेसिफिक सिम्टम है। मैं चाहूँगा कि आप अपने डॉक्टर्स को मिलो। क्या है, आपको मैं और कोई सवाल पूछूं, फिर आप अपने सिस्टर से नहीं पूछ के बता पाओगे। तो ये जो आप बता रही हो ना, ये टिपिकल जो मैंने आपको बताया कि पैरों में शुरू होना, फिर हाथों में आना, तो मैंने क्या बताया कि जो धीरे धीरे होने वाली है वो पेरिफेरल न्यूरोपैथी है, उसको आराम से हम इवैल्यूएट कर सकते हैं। लेकिन अगर किसी को अचानक ये झंझनाहट के सिम्टम्स बने हुए हैं और 3 दिन हो गए हैं, तो मुझे लगता है आपको अपने डॉक्टर से मिलना चाहिए। हो सकता है ये पेरिफेरल न्यूरोपैथी ना हो, ये कुछ और हो। इसको आप मिलिए डॉक्टर से और उसको इवैल्यूएट करवाइए। चलिए डॉक्टर पंकज, चर्चा हमने पूरी विस्तार से की है, किस तरह की परेशानी हो सकती है, क्या लक्षण हो सकते हैं। अब आपसे जानना चाहेंगे कि अगर इससे बचाव रखना हो, किस तरह के प्रिकॉशन हम पहले ही ले सकते हैं। जी, सो सबसे पहले हमको चाहिए कि हम अपने वेट को कम रखें, अपने वेट को कभी बढ़ने ना दें, अपना एक रोज़मर्रा की एक्टिविटीज़ को बढ़ाए रखें, अपना खाना, पौष्टिक खाना खाएं, रेगुलर नींद लें, वज़न कम रखें और अपने को रेगुलर चेक कराते रहें कि आपके में कोई प्रॉब्लम्स तो नहीं हो रही, जैसे आपको शुगर तो नहीं डेवलप हो रहा है, आपको कोई विटामिन की डेफिशिएंसी, जिसमें विटामिन B12 एक है जो कि बहुत कॉमन है, स्पेशली वेजिटेरियन में इसकी डेफिशिएंसी या इसकी मात्रा कम होने पे हम लोगों को ये पेरिफेरल न्यूरोपैथी होती है। तो यही तीनों चारों चीज़ें करनी है और
और इस अगर आप ये सब कर रहे हैं, अगर आपको कोई और मेडिकल कंडीशंस हैं जैसे कि जैसे डायबिटीज़, उसका अच्छा कंट्रोल, विटामिन B12, अगर आप अल्कोहल ज़्यादा पीते हैं उसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो रही है तो अल्कोहल का रेस्ट्रिक्शन करना है। अगर आपको SLE या किडनी की या लिवर की कोई प्रॉब्लम्स हैं तो उसका अच्छा कंट्रोल करने से आपको न्यूरोपैथी नहीं डेवलप होगी। आपको चाहिए कि हम अगर ऐसे कोई भी सिम्टम्स आ रहे हैं तो उसको चेकअप कराएं। अगर आपको न्यूरोपैथी हो गई है, आपको टिंगलिंग सेंसेशंस हो रही हैं, तो आप अपने हाथों और पैरों को रेगुलर चेकअप करते रहें। रोज़ सुबह और शाम अपने को देखें कि आपको कोई चोट तो नहीं हो गई है जो आपको पता ही नहीं चली है। अपने जूते पहनने के पहले उसके अंदर देख लें कोई कंकड़ पत्थर तो नहीं लगा हुआ है, नहीं तो फिर वो आपको चोट लगेगा, क्योंकि आपके सेंसेशंस कम है, आपको पता नहीं चलेंगे, उसमें इन्फेक्शंस होगा। तो इस तरीके से आप प्रिवेंट कर सकते हैं। और अगर आपको हो गई है तो आप अपने चोटों को या उसको एडवांस्ड फॉर्म में बदलने हो ना पाए, इसके लिए ये सब ध्यान दे सकते हैं। बिल्कुल, ये प्रिकॉशंस आपने बताया, लेकिन अगर कोई कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन में न्यूरोपैथी की वजह से पड़ जाता है तो किस तरह की दवा, सर्जरी या थेरेपी कोई उपलब्ध हो अगर? जी, सो अगर जो मोस्ट कॉमन पेरिफेरल न्यूरोपैथी के बाद सिम्टम्स होते हैं जिसमें होता है चोट लग जाना, जैसे आपको चोट लग गई और इन्फेक्ट हो गई क्योंकि आपको पता नहीं चला, आप पट्टी नहीं कर रहे थे, तो कई बार स्पेशली ये डायबिटीज़ में हम फेस करते हैं कि पेशेंट को पता नहीं चल रहा है, उसको इन्फेक्शंस हो जा रहे हैं और इतने ख़राब हो जा रहे हैं कि हमको कई बार उस एरिया को, उस पैर को काटने की नौबत आती है, कई बार हमको वो अंगूठों को काटने की नौबत आती है इन चोटों की वजह से। तो ये बहुत ज़रूरी है कि एडवांस न्यूरोपैथी अगर हो तो ध्यान दें, अपने पैरों को, अपने हाथों को रेगुलर चेकअप करते रहें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एडवांस न्यूरोपैथी में। अगर आपको पेरिफेरल न्यूरोपैथी हो गई है और उसका कोई रिवर्सिबल इलाज है, जैसे कुछ मेडिकल कंडीशंस हैं, जैसे ऑटो इम्यून कंडीशंस हैं, वैस्कुलाइटिस है, इसमें आपका न्यूरोपैथी कई बार रिवर्स हो जाता है। लेकिन अगर आपको डायबिटीज़ है तो उसकी न्यूरोपैथी रिवर्स नहीं होने वाली, वो बढ़ने ही वाली है। तो आपका शुगर कंट्रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, स्ट्रिक्ट शुगर कंट्रोल रखें, न्यूरोपैथी को बढ़ने से आप इसी तरीके से रोक सकते हैं। तो कुछ मेडिकल कंडीशंस हैं जिसमें रिवर्सिबल इलाज है, कुछ मेडिकल कंडीशंस हैं जिसमें रिवर्सिबल इलाज नहीं है। ये आपके डॉक्टर्स आपको इन्वेस्टिगेट करके केस टू केस बेसिस बताएंगे कि कितना रिवर्स हो सकता है। यूजुअली सर्जरी जो होती है पेरिफेरल न्यूरोपैथी के लिए नहीं होती है, लेकिन जैसे मैंने बताया कार्पल टनल सिंड्रोम, एक मैंने कंडीशन बताई जिसके अंदर मीडियन नर्व का कंप्रेशन होता है, इसमें अगर दवाइयों से बहुत अच्छा इलाज नहीं हो पा रहा है तो उसमें मीडियन नर्व जो है उसका कंप्रेशन को सर्जरी से रिलीफ कर दिया जाता है और उस पर जो दबाव पड़ रहा है, जिससे कि आपके सिम्टम्स इंप्रूव होते हैं। तो कुछ केस टू केस बेसिस पे हम ये डिसाइड करते हैं कि कौन सी मेडिकल कंडीशंस में मेडिकल या सर्जरी से फ़ायदा होगा। मेडिकल तौर पर आपने बताया किस तरह की इलाज उपलब्ध है, लेकिन कई सारे लोग ऐसे हैं डॉक्टर्स जो ग्रामीण इलाकों से आते हैं और कई बार समझते हैं कि डायबिटीज़ या थायराइड की वजह से इस तरह की चीज़ें होना या इस तरह के लक्षण दिखना आम बात होती है। कई बार लापरवाही भी बरती जाती है उनकी तरफ से। अगर आगे जाकर इसका इलाज नहीं कराया जाता है तो क्या ये जीवन के लिए घातक साबित हो सकती है? ये बहुत घातक हो सकती है। ये जो आपके पैरों में स्पेशली मैंने बताया चोट लगने के बाद इन्फेक्शंस डेवलप हो रहे हैं, कई बार ये इन्फेक्शंस अनकंट्रोल्ड होते हैं और ये आपके पूरे शरीर में फैल जाते हैं। डायबिटीज़ के अल्सर्स, डायबिटीज़ फुट के अल्सर्स कई बार इतने घातक होते हैं कि ये इन्फेक्शन पूरे शरीर में फैल जाता है और आपकी किडनीज़ को ख़राब कर देगा, आपके लिवर को ख़राब कर देगा और फिर आपका होश ख़राब कर देगा। और उसके बाद कई बार आपको वेंटिलेटर पे भी जाने की नौबत पड़ जाती है। कई बार ये इन्फेक्शन इतने बढ़ जाते हैं तो हाथ पैर हमको अगर डॉक्टर ने सजेस्ट किया है कि नहीं, आपके पैरों में घाव हो गए हैं और ये ठीक नहीं होने वाले मल्टीपल ऑपरेशंस के बाद भी, और अगर वो बोलते हैं कि नहीं, इसको कट करके ही एक सोल्यूशन है, तो एडवांस डायबिटीज़ न्यूरोपैथी में ये सोल्यूशन जायज़ है और इसको कराने से आप अपने आप को बचा सकते हैं। साथ ही डॉक्टर्स कई बार इस तरह की मिथ्स भी सामने आते हैं कि इस तरह की बीमारियों का इलाज कई बार प्योरली क्योरेबल नहीं होते हैं, उपलब्ध नहीं होता है। अगर बंसल हॉस्पिटल की हम बात करें तो किस तरह का इलाज न्यूरोपैथी के लिए अवेलेबल है इस हॉस्पिटल में और किस तरह से कंसल्टेशन यहाँ पर पेशेंट्स को मिलता है? अब ये चीज़ अभी मैंने आपको डिस्कस की, हमारे हॉस्पिटल में पेरिफेरल न्यूरोपैथी की सारी तरीके की इन्वेस्टिगेशंस और सारे तरीके के ट्रीटमेंट अवेलेबल हैं। बशर्ते इसके ट्रीटमेंट रिवर्सिबल होगा तो हम रिवर्स करेंगे, या अगर उसकी कोई मूल बीमारी कुछ और होगी और पेरिफेरल न्यूरोपैथी उसका लक्षण होगा तो उस मूल बीमारी का इलाज करेंगे। पेरिफेरल न्यूरोपैथी का सिम्टोमेटिक मतलब जितना लक्षण है उस हिसाब से इलाज करेंगे और धीरे धीरे पेशेंट इंप्रूव हो जाता है।
तो हर तरीके की सुविधा उपलब्ध है यहाँ पे। हमारे पास ट्रेंड न्यूरोलॉजिस्ट और ट्रेंड न्यूरोसर्जन सब हैं, जिससे कि हम हर तरीके के मेडिकल और सर्जिकल इलाज बंसल अस्पताल में कर सकते हैं। साथ ही डॉक्टर्स, अगर ये बीमारी दोबारा रिवर्स होती है या दोबारा इफेक्ट करती है बॉडी को, तब किस तरह की सावधानियां बरती जा सकती है पहले? दोबारा रिवर्स होना यही बताता है कि आपकी मूल कंडीशन अच्छे से इलाज उसका नहीं हो पा रहा है या उसका अच्छा कंट्रोल नहीं हो पा रहा है। तो पेरिफेरल न्यूरोपैथी ज़्यादातर एक लक्षण होती है किसी और बीमारी का, तो बीमारी को ही कंट्रोल करना हमारा ध्येय रहेगा, हमारा लक्षण रहेगा। आपके पास डॉक्टर्स क्या करेंगे, जैसे जिसको शुगर है या विटामिन B12 डेफिशिएंसी या और कुछ मेडिकल कंडीशन है, उसी को बार बार चेक करेंगे कि उसमें सिम्टम्स तो नहीं आ रहे, और अगर आपको न्यूरोपैथी है तो उसके सिम्टम्स की दवाई इंक्रीज़ करेंगे। तो इसी तरीके से हम उसको मैनेज करते रहेंगे। आपकी मूल बीमारी का इलाज आपका पेरिफेरल न्यूरोपैथी का इलाज का एक जॉइंट हिस्सा है, और हम हमेशा उसी के पीछे रहेंगे। साथ ही डायबिटीज़ के बारे में आपने जिक्र किया, तमाम ऐसी बीमारियों का जिक्र किया। पिछले दिनों कोविड की बीमारी भी काफ़ी फैली, महामारी के तौर पर हमने देखा, लेकिन क्या हम मान सकते हैं कि पेरिफेरल न्यूरोपैथी की समस्याएं कोविड-19 में बढ़ी हैं जी, या इस तरह की कंडीशन कोई सामने आई? जी बिल्कुल। तो कोविड-19 के समय हम लोगों ने बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे देखे जिनको पेरिफेरल न्यूरोपैथी हुआ। ये पेरिफेरल न्यूरोपैथी अगर मैं देखूं तो इसके स्पेक्ट्रम था कि किसी को बस हाथों और पैरों में झुंझुनाहट शुरू हुई, और फिर वो धीरे धीरे अपने आप 2-3 महीनों में सिम्टोमेटिक इलाज से, छोटे मोटे स्टेरॉइड से वो ठीक हो गई। कई लोग जो कि लंबे समय तक आईसीयूज़ में एडमिट थे, जिनको वेंटिलेटर्स पे थे, उनको जब वो होश में आए हैं तो या उनके लंग्स ठीक हुए हैं तो हाथों और पैरों में कमज़ोरी बनी हुई है, जिसका एक कारण था क्रिटिकल इलनेस न्यूरोपैथी, जो कि अगेन इसके लिए कोई स्पेसिफिक इलाज नहीं, लेकिन फिजियोथेरेपी के साथ, अच्छे न्यूट्रिशन के साथ इसमें बहुत असर आता है और पेशेंट इंप्रूव होते हैं। एक टाइप की जो मैंने डेंजरस न्यूरोपैथी बीच में प्रोग्राम में बात की, उसको बोलते हैं GBS या गिल्लेन-बारी सिंड्रोम। ये एक न्यूरोपैथी हमने कोविड के बाद बहुत कॉमनली देखी, और ये न्यूज़पेपर्स में भी काफ़ी चर्चाओं में रही, जिसमें एंटीबॉडीज़ जो हमारे शरीर ने कोविड के कीटाणु को मारने के लिए बनाई, यही एंटीबॉडीज़ हमारी नसों पे नुकसान करने लग गई, नसों पे डैमेज करने लग गई, और इसी की वजह से हमारी नसें कमज़ोर हुई, और हम लोगों को GBS करके एक टाइप की पेरिफेरल न्यूरोपैथी डेवलप हुई। हमने इस तरीके के भी ये, और कोविड के बाद होने वाला GBS जो रूटीन दूसरे GBS था उससे ज़्यादा डिफ़िकल्ट था ट्रीट करना, उससे ज़्यादा अग्रेसिव था, हमारा हॉस्पिटल स्टे बढ़ाती हैं। तो पेशेंट्स जिनको कोविड से कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई, सर्दी खांसी जुकाम जैसे सिम्टम से ठीक हो गया, लेकिन उसको हफ्ते 10 दिन बाद GBS हो गया, जिसकी वजह से उसका हॉस्पिटल स्टे या ICU स्टे या उसके ये दूसरी कंडीशंस डेवलप हुई, जिसके लिए उनका खर्चा भी हुआ। तो इस तरीके से कोविड ने पेरिफेरल न्यूरोपैथी और उससे रिलेटेड कई सारे सिम्टम्स, न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स दिए, जिनको हम लोगों ने मैनेज किया। तो कोविड अभी भी चल रहा है, कोशिश करें कि अपने आप को कोविड से बचाएं, क्योंकि कोविड ही बीमारी नहीं, कोविड के साथ होने वाले कई सारे कॉम्प्लिकेशंस हैं, इंक्लूडिंग न्यूरोलॉजिकल। निश्चित ही। अंत में ये भी आपसे जानना चाहूँगी कि लाइफस्टाइल भी काफ़ी चेंज हो रही है और अल्कोहलिक कंजप्शन और तमाम ऐसी चीज़ें बढ़ चुकी हैं। कैसे हम एक हेल्दी रूटीन फॉलो कर सकते हैं? अंत में सिर्फ संक्षिप्त में इस बात की जानकारी। अगर आपको कोई मेडिकल कंडीशंस नहीं है तो आपको पेरिफेरल न्यूरोपैथी होने की संभावना कम है। अपने आप को कोशिश करें कि इन व्यसन से दूर रखें, क्योंकि अल्कोहल लॉन्ग यूज़ में भी नुकसान करता है, अल्कोहल शॉर्ट यूज़ में भी नुकसान करता है। अगर आपने अचानक बहुत ज़्यादा अल्कोहल कंज्यूम किया है तो भी आपको कुछ प्रॉब्लम्स, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होती हैं, इंक्लूडिंग न्यूरोपैथीज़ होती हैं। अगर आप लॉन्ग टर्म अल्कोहल कंजम्पशन करते आए हैं तो भी ये प्रॉब्लम करती है। तो आप कोशिश कीजिए कि एक हेल्दी लाइफस्टाइल अगर आप रखते हैं, अगर आप सारी बीमारियों से अपने आप को बचाते हैं, आप हेल्दी लाइफस्टाइल के साथ व्यायाम, कसरत और ये सब चीज़ों पे रेगुलर ध्यान देते हैं, तो फिर आपको न्यूरोपैथी नहीं होगी, आप इससे लाइफ टाइम बचे रहेंगे। धन्यवाद। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच। धन्यवाद। तो ये थे डॉक्टर पंकज सिंह, जिन्होंने हमारे साथ कई सारी जानकारियां साझा की हैं। इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में भी फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे एक नई स्वास्थ्य संबंधी समस्या के उपचार के साथ। तब तक के लिए बने रहिए बंसल न्यूज़ के साथ।